जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। कि देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि कोई चीज़ स्ट्रेट चलेगी या फिर किसी न किसी कर्व में चलेगी। सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी तो हो सकता है उसमें कि कोई चीज़ स्ट्रेट चलती है या फिर कोई चीज़ कर्व में चलेगी। तो लीनियर वाला तो हम लोग अभी पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर में कर्व में अगर मूव करे तो हमें उसमें पढ़ना है। कर्व के में हम एक पार्ट पढ़ेंगे, वो है सर्कल में। जब कोई चीज़ सर्कल में मूवमेंट करे तब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि तो कर्व में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, छोटा सिंपल सा कर्व, बड़ा कर्व, मंझला कर्व, वो वाला कर्व, फलाना कर्व। तो अपन को इतना नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना है सिर्फ जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करता है तो हमें उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर जो सर्कुलर मोशन वर्ड है, वो शब्द है, वो उसकी उत्पत्ति और वो आया कहाँ से है। तो देखो, सर्कुलर जो लिखा है वो बना है सर्कल से। किस चीज़ से? सर्कल से। मतलब सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे। जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ का अगर मूवमेंट सर्कल में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल सा एक कड़ा है। क्या है? कड़ा है। अगर मान लो कोई चींटी यहाँ चलना स्टार्ट करो, घूम घूम के यहाँ इसमें घूमती रहे, तो आखिरकार चींटी कौन से मूवमेंट में कर रही है? सर्कुलर मोशन है क्या नहीं? जैसे अगर तुम लोग कभी बचपन में या फिर जो भी झूला झूलते हो, वो कौन सा मोशन होता है? वो सर्कुलर ही होता है। क्या नाम है? वो झूला जो होता है, जैसे मान लो कोई भी हो, जो झूला होता है वो रोटेट करता है, लेकिन जो सीट का जो तुम्हारा ये होता है वो तुम्हारा सर्कुलर ही मोशन होता है, क्योंकि आखिरकार तुम किस में कवर कर रहे हो? सर्कल में। तो हमें क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी हमें एक सिंपल सा पढ़ना है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन है। अब उसमें भी हमें एक छोटा सिंपल सा पार्ट पढ़ना, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर तुम सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल सोचोगे तो तुम्हें अगर याद करोगे तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सर्कुलर मोशन कहाँ कौन कौन से में होता है। सीधा झूले में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये तो रोटेशनल में है। तो इतना सोचो कि ये झूला रोटेट हो रहा है, लेकिन ये जो ये सीट है ये तो सर्कुलर मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इसे समझ लो, तो ये भी सर्कुलर मोशन में ही आती है। मतलब इतना समझ लो कि जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रेडियस बना के सर्कल में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अभी दिमाग में इतना सेट नहीं करो कि यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतना याद रखो कि कौन सा है? सर्कुलर मोशन। हमेशा इतना याद रखना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होती है, मतलब कि वहाँ हमेशा एक्सेलरेशन होता है। अभी हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे कि कब की वेलोसिटी क्यों हम कहते हैं कि चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है फिर भी इसे हम क्यों कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम सब कुछ चीज़ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सर्कुलर मोशन का रियल फील आना चाहिए फिर सर्कुलर मोशन है क्या। तो इतना समझ लो कि अगर ये मान लो कि तुम एक ग्राउंड है, अगर ग्राउंड में तुम रनिंग भी करते हो तो ये भी किस में आता है? सर्कुलर मोशन में। कभी बचपन में एक खेल बहुत खेले होगे, कैसे मान लो यहाँ पत्थर बांध लेते थे, इसको यहाँ रस्सी से पकड़ते थे और इसको गोल गोल घुमाते थे। कभी घुमाए हो कि नहीं? इसमें पत्थर ली, इसमें गोल गोल तुम घुमाते थे। तुम्हें समझ में आता होगा कि ये भी एक क्या? सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये है कि जो पत्थर है वो कौन सा मोशन कर रहा है? वो कर रहा है सर्कुलर मोशन। हमें तो यही समझने वाली बात थी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अब इसकी अगर तुम सिंपल से एक डेफिनेशन लिखना चाहो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिख सकते हो, इफ अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ आ कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ वेलोसिटी की। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। और वैसे हम जैसे
अगर तुम देखोगे तो मैं बता चुका हूँ कि जो यूनिफॉर्म जो वर्ड होता है उसका मतलब ही कांस्टेंट होता है। जो यूनिफॉर्म क्या है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मोशन सर्कल में, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सिंपल सा देखो, कांस्टेंट मोशन सर्कल में इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना सा तुम्हें सिंपल समझ में आना चाहिए। अब लेकिन एक क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है कि अगर मान लो यार किसी चीज़ की वेलोसिटी, अगर मान लो किसी चीज़ की स्पीड सेम है, अगर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ऐसा होता है, हम बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड ही होती है। और अगर तुमने कुछ पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिससे हम लोग छोटा ये बोलते हैं, उसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जितने सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए। तुम कहोगे इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं मतलब क्या होता है कि अपना मतलब एक्सेलरेशन मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन तुम कहोगे अगर हम कहें कि ये मान लो कोई पत्थर है, ये बंदा है, और ये पूरे इस जगह घूम रहा है, मतलब इसे लिया हमने पत्थर घुमाना स्टार्ट किया है, तो इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ भी है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी यहाँ भी है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड यहाँ भी है। इसका मतलब यह है कि इसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। और अगर स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो कहते हैं वो कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है? जो सर्कुलर मोशन होता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होता है? वो होता है एक्सेलरेटेड। और ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें आखिरकार कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा है। तो क्या रहता है? एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा होगा, तुम कहोगे कि भैया इसमें तो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है, और जब तक स्पीड चेंज नहीं होगी तो ये एक्सेलरेशन कैसे होगा? बड़ा, इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब तुम कहोगे वेलोसिटी की और स्पीड की यूनिट एक है, तो फिर हम ऐसा क्यों कह देंगे? तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो सकता है? इसमें हम मानते हैं कि स्पीड तो सही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब तुम कहोगे भैया वेलोसिटी आखिरकार कैसे चेंज हो रही है? तो हम जो बताएंगे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हमें देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमने इतना तो मान लिया कि 10 मीटर जो है वो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे अगर तुम कहो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मान लो पॉइंट है, इस पर अगर तुम सिंपल सी एक लाइन टच करते हुए खींचोगे तो अभी ये वाली चीज़ यहाँ को जा रही है कि नहीं? मान लो इस साइड जा रही है। अगर तुम इस पर खींचोगे तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी डायरेक्शन इस साइड आ गई है। और अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो इसकी स्पीड, इसका डायरेक्शन कहाँ है? इस साइड है। इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट पे स्पीड तो सेम है लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग है। जब डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। यहाँ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं आ रहा है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन है। सिंपल सी इतनी सी कहानी है। तो अभी हम लोगों ने सिंपल अभी जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि आखिरकार सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया है। जैसे अगर तुमने कुछ पढ़ा होगा तो उसको बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट।
अभी जो हम ऊपर ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं कौन सा, ये लीनियर मोशन का चल रहे हैं। किसका चल रहे हैं? लीनियर मोशन का। पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा जो तुमने शब्द सुना होगा वो सुना होगा वेलोसिटी, और तीसरा शब्द सुना होगा टाइम पीरियड। क्या आखिरकार किसी चीज़ को अगर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा होगा। अगर हम तुमसे क्या कहें, अगर हम ये कर दें तुमसे सर्कुलर मोशन में, हम किसकी बात करना स्टार्ट कर देते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सुनोगे तुम एंगुलर। अभी टेंशन नहीं लो, सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, आखिर में कुछ बचेगा नहीं तुम्हें रटने के लिए। डेफिनेशन के अलावा डेफिनेशन भी तुम आराम से याद कर लोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, एक एक पॉइंट पकड़ के अपन क्लियर करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड दोनों में सेम रहता है। इसमें जो तुम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ोगे वो एक ही शब्द पढ़ोगे, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की भी हम तुम्हें मीनिंग क्लियर कर देंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जो हम लोग सुनने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि आखिर का जो एंगुलर शब्द आया उसका हम मतलब समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, जो सिंपल सा एक एंगुलर वर्ड आया उसका हमें क्या समझना है, मतलब कि आखिरकार इस एंगुलर का मतलब क्या होता है। जो एंगुलर बना है वो बना है एंगल से। किस चीज़ से बना है? एंगल से। जो एंगुलर जो वर्ड आया है उसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर का मतलब है एंगल से। अगर हम तुमसे सिंपल सा एक बात बोलें कि जितना बता दो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एंगल का चेंज हो जाना। एंगल का अगर चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम तुम्हें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या कराते हैं, एक क्लियर कराते हैं। ये मान लो क्या है, एक सर्कल है। इसे बहुत ढंग से समझना, अगर कार समझ में नहीं आए तो इसे 10-10 बार पूछना, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी 10-10 बार देख रहे हैं। मान लो एक सेंटर होता है, कोई भी सर्कल होता है, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होता है। तो मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पी ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऐसा मान लिया है कि इस लाइन को हमने क्या मान लिया है? रेफरेंस। क्या मान लिया है? रेफरेंस। कि हमने यहाँ से कर रहे हैं स्टार्टिंग है, तो हमने इसको क्या मान लिया है? रेफरेंस। ये मान लो कोई चींटी है, क्या है? एक चींटी या कोई कीड़ा है। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो जब यहाँ मूवमेंट किया तो हमने इस लाइन को यहाँ से जोड़ के देख दिया है। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा तो कौन से पॉइंट पे पहुँच गया है? ए पॉइंट पर। अब देखा होगा कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल तो उसका बना होगा कि नहीं। मान लो हमने इस एंगल को क्या मान लिया? हमने इस एंगल को मान लिया है, हमने अल्फ़ा मान लिया है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी मान ली? हमने मान लो 15 डिग्री। इसका मतलब है कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया कितना किया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया है? 15। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मान लो कि ये इस पॉइंट पे था, इससे और आगे चल जाए, हम कहेंगे आखिरकार किस पे चला गया है? ये आ गया है बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे इतना आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ आर्क कवर किया होगा कि नहीं। तो हमने कह दिया यहाँ से किया है डेल्टा एस, मतलब हमने इतना मान लिया, हमने मान लिया इसे 1 mm 1 मिलीमीटर। हम इतना समझते जा रहे हैं कि हमने इतना सुन लिया है। तो ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फ़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो क्या है? बीटा है। और बीटा की वैल्यू हमने कितनी मान ली है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री है कि नहीं? तो अगर हम तुमसे पूछें कि बच्चा लोग ये बताओ कि ए से बी तक उसने कितना एंगल चेंज किया है, तुम सिंपल सा क्या करोगे? बीटा माइनस अल्फ़ा, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि उसने जब ए से बी गया तो उसने एंगल चेंज किया है 5 डिग्री का। और अगर हम तुमसे पूछें कि उसने आर्क कितना कवर किया है, आर्क मतलब होता है ऐसे, इसको आर्क कहते हैं जो
तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इस यहाँ ए से लेके बी तक उसने आर्क किया है डेल्टा है जिसे हमने लिया मान लिया 1 mm, और इसने थीटा चेंज किया वो मान लिया 50 डिग्री है। हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ रेडियस होता है। तो अगर तुम जानते हो कि रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री एंड द सेंटर इज नोन एज रेडियस। तो रेडियस मान लो हमने क्या मान लिया, हमने रेडियस मान लिया छोटा वाला आर। क्या मान लिया है? छोटा वाला आर है। तो अगर हम कुछ ना कुछ इसका जो देखो सुनो, आर में डेल्टा एस में और ये जो इसे अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इसे क्या मान लो हम डेल थीटा है, इतना सा मान लिया है। तो मान लो हमें इसमें और इसमें इन तीनों चीज़ों में हमें क्या बनाना है, एक क्या बनाना है फॉर रियल मेरे एक रिश्ता बनाना है, रिलेशन। तो अगर तुमने मैथ में पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर तो उसमें पढ़ाते हैं कि आर्क इक्वल टू होता है, आर्क इक्वल टू होता है थीटा। देखो सुनो दूसरा देखो इतना समझते हैं कि आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ रखा है। देखो हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर कभी तुम्हें अगर पता होगा कि ये वाला तुमने मैथ में कहीं ना कहीं जब सर्कल चैप्टर पढ़ रहे होगे तो तुमने ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसको अप्लाई होते हुए देखा होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा था, देखो ये पढ़ते थे हम लोग जल्दी के थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे कि नहीं? अब हम बता चुके हैं कि आर्क जो होता है वो बाउंड्री के यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट होता है। थीटा जो ये वाला मूवमेंट होता है और रेडियस तो हम लोगों को पता है। तो अगर हम थीटा मतलब एंगल कितना है, तुमने कहा थीटा छोटा वाला थीटा तो डेल थीटा। आर्क कितना है, डेल एस है, और रेडियस तो है आर। देखो इसका मतलब ये है कि हमने छोटा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ छोटा वाला थीटा चेंज हुआ है। तो हमने सिंपल से ही फॉर्मूला रख दिया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले को तुम इसमें आराम से लिख सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि नहीं? हमने बना लिया है कि थीटा इक्वल डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें इन तीन में से कोई दो चीज़ अगर पता होंगी तो तुम तीसरी चीज़ आराम से निकाल लोगे। अगर हम तुमको थीटा दे दें कितना, देखो अगर हम तुम्हें क्या दे दें थीटा दे दें और तुम्हें आर दे दें तो शायद तुम डेल एस की मतलब आर की वैल्यू तुम निकाल लोगे। सिंपल सी कहानी और ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अगर जैसे मान लो हमने अगर तुम्हें इसमें दिया है तो ये वैल्यू अगर तुम पुट करना चाहोगे तो आराम से तुम्हारे पास आ जाएगा। और इसी जो थीटा है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन सिंपल सी इतनी बनती है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वीप्ड आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। इसका तो सिंपल से अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिखोगे एंगल स्वीप्ड आउट बाय its radius vector in the given time interval। अगर तुम सिर्फ देखो कोई भी मूवमेंट होता है चाहे उसे सर्कुलर में करो या लीनियर में करो, टाइम तो उसमें लगता है, कोई ना कोई गिवन इंटरवल में करता है। जैसे अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में से लगा, अगर हम मान लेते हैं टाइम लगा, कितना लगा, हमने मान लिया टाइम लगा 2 सेकंड। इतना हमने अभी देखो अभी सब ये फॉर्मूला अगर रखोगे हमने सिंपल बताया इतना कुछ ना कुछ लगा है। तो शायद तुम्हारे दिमाग में पहला चीज़ तो क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आखिरकार क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो एंगल स्विफ्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल।
सिंपल सी ये डेफिनेशन है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम सिंपल सी वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। आखिरकार एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, अगर तुम इसकी अगर कोई एक कहे कि भैया इसकी हमें क्या लिखनी, यूनिट लिखनी है, तो यूनिट इसकी क्या होगी बताओ। तो इसका मतलब हमने क्या, अगर तो हम इसकी क्या लिखना चाहें, अगर हम इसकी लिखना चाहें यूनिट, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। हमेशा भी याद रखना कि जो रेडियन है वो पाई के फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलता है। तो अगर जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि तुम्हारे पास एक 5 डिग्री है, तो इसे डायरेक्ट तुम 5 डिग्री में रखने की कोशिश नहीं करना, इसे पहले रेडियन में चेंज कर लेना, क्योंकि जहाँ भी ये डिस्प्लेसमेंट आने लगता है वहाँ रेडियन में हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है वो है रेडियन। अब हम लोग आते हैं, चिंता नहीं करो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें से ही क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ है तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूवमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर मान लो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो क्या हो रहा है। अब जैसे देखो, तुमने अगर वेलोसिटी की सिंपल से अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन होती होगी तो क्या पढ़ते होगे, तुम पढ़ते होगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि मतलब डिस्प्लेसमेंट करने में जितना टाइम लगे उसको हम उतने से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या करना है, अगर एंगुलर वर्ड आ गया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो बताए, जो कि ऐसे सिंपल सा था, ये था, ये रहा, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट को जाने में जितना टाइम लगे तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ये थीटा मतलब थीटा जो भी चेंज हुआ है, थीटा इसे गामा मान लेते हैं इतना। मान लो अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि गामा अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब टी टाइम लगा तो ये टी हो गया है। अब एंगुलर वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं तो उसे हम करते हैं ओमेगा से। किससे करते हैं, ओमेगा से। तो अगर हम इसका क्या लिखना चाहें, फार्मूला लिखना चाहें, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। इतनी सिंपल सी क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास ये सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि क्या बोलते हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी आ रही है तो ये बताओ ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमारे दिमाग में क्या है, हमने क्या है कि हमने इसका बना दिया है, तो हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये तो सिंपल सा हो गया। अगर हम तुमसे कहें कि इंस्टेंटेनियस क्या निकालो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, एंगुलर वेलोसिटी। तो उससे पहले हम बताते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस क्या निकालते हो, तुम निकालते हो इंस्टेंटेनियस क्या निकालते हो, सिर्फ वेलोसिटी निकालते हो। तुमने देखा होगा कि b इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। ऐसे सिंपल सा अगर तुम इसका देखना चाहोगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो होगा ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए है। तो अगर इसका हम क्या लिखना चाहें, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो तुम्हें सिंपल से इतना लिखना है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर सिंपल से अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक आ रहा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी आखिरकार वेक्टर है या नहीं। सबसे पहले यही चीज़ तुम्हारी क्लियर करते हैं। तो ये क्या है, ये वेक्टर है। अभी सोचोगे आखिरकार वेक्टर कैसे है, तो वेक्टर ये है कि अगर तुम इसका अगर तुम कहोगे वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन जो होता है उसके परपेंडिकुलर ही होता है। कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब हमने एक्सेस वाला एक वेक्टर पढ़ाया होगा तो हमने सर्कुलर वाला बताया था कि नहीं। तो सर्कुलर होता है वो अपवर्ड होता है, जब क्या सा हो,
क्लॉकवाइज हो तो अपवर्ड हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो अपवर्ड होता है, और अगर क्लॉकवाइज हो तो डाउनवर्ड हो। तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका जो क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें इतना समझने वाली बात है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। क्या आ रहा होगा कि एंगुलर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो हम तुम्हें बता दें कि इसके डिस्प्लेसमेंट नाम सुनने पे नहीं जानना, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, वैसे ही हर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता है। तो हम इतना क्या जाने हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि ये नॉट ओबे वेक्टर लॉ। कॉम्यूटेटिव तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं हुई। लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक चीज बताओ, जैसे कि तो हमें आज इतना क्या पता चला, हमें इतना पता चला है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। हम जानते हैं कि वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है, जो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। तो टाइम पीरियड बहुत सिंपल सा, कई बार पढ़ चुके हो। तो इसका है टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगे उसी को कहते हैं हम क्या, टाइम पीरियड। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने में जितना टाइम लगे उसे कहते हैं हम क्या, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जैसे तुम्हारे वर्ड में नाम दिमाग में आता होगा। हाँ, अगर हम तुमसे पूछें कि एंगुलर वेलोसिटी का अगर तुम यूनिट लिखना चाहो तो इसकी यूनिट तो काफ़ी आसान है, वो होती है रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि जो हम देखते हैं वो अगर देखें तो एंगल की होती है वो होती है रेडियन, और टाइम की होती है वो होती है सेकंड। इसका मतलब रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट है। इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब टाइम पीरियड, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या आखिरकार फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो सब अगर देखो फ्रीक्वेंसी थोड़ा देर में फील होती है, और वैसे तो सर्कुलर मोशन ही थोड़ा देर में फील होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। क्या आखिरकार फ्रीक्वेंसी होती क्या है। चलो हम लोग अब समझना स्टार्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसे इमेजिन करते हैं, जैसे मान लो कोई क्या है, ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कल बना है। ये मान लो सर्कुलर मोशन ये रहा। इसमें यहाँ चींटी ने यहाँ से क्या किया, स्टार्टिंग करी है। ये पूरी गोल 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 घूमी है, गोल गोल घूमती रही है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया है। अगर हम सोचें कि उसने 10 सेकंड में कितने लगा दिए हैं, हमने कहा 10 लगा दिए हैं राउंड। तुम कहोगे कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 1। इस 1 का मतलब ये है कि उसने 1 सेकंड में उसने 1 चक्कर लगाया है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि दूसरी चींटी है, उसने 10 सेकंड में कितने लगाए हैं, 15 राउंड। अगर हमें निकालना चाहें कि इस चींटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो मतलब होती है अगर का ये समझना चाहें तो एक प्रकार की क्षमता कि कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली कर पा रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो क्या निकालोगे, 1.5। इसका मतलब है जो दूसरी चींटी है वो 1 सेकंड में कितने लगा रही है राउंड, कितने लगा रही है, 1.5। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो एक पूरा चक्कर लगा रही है, और फिर वो आधा लगा पा रही है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1 सेकंड में 1.5 लगाती है, 1 सेकंड में 1 कितनी लगाती है, एक सेकंड में 1.5 लगाती है। अगर तुमसे कहेंगे 15 सेकंड में कितने राउंड लगाएगी, तो लगाएगी 2.5
ये अगर देखो इस लगाए 22.5। अगर हम कहेंगे एक राउंड कितने में लगाती है, देखो 10 सेकंड में। 1 सेकंड में 1.5 राउंड लगाती है। तो अगर हम कहेंगे 15 सेकंड में कितनी लगाएगी, तो लगाएगी 22.5। अगर अब चलो हमारे दिमाग में आया क्या इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, हमें क्या निकालनी है, देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है। देखो और हम एक जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/टाइम पीरियड। क्या लगा सकते हैं, 1/टाइम पीरियड। तो इसकी क्या निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी। क्या आखिरकार इसने एक यूनिट टाइम है, 1 सेकंड, मतलब जैसे यहाँ यूनिट टाइम क्या चल रहा है, सेकंड चल रहा है, वो तो सब अपनी अपनी की यूनिट है। अगर कोई हावर है पूछे, कोई मिनट है पूछे, उसकी अपनी अपनी बात है। वैसे जनरली लिखते हैं मतलब यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट वो टाइम की सेकंड, इसलिए 0.2 में लेते हैं। 1/टाइम पीरियड रख दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसका मतलब ये होता है कि आखिरकार उसने 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लिए। जैसे हमने मान लिया यहाँ से स्टॉप वॉच यहाँ स्टार्ट की, और हमने देखा कि इसने 1 सेकंड में इतना कितना राउंड लगा लिया है, वही उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा अगर हम तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ऐसे है, देखो 10 सेकंड में वो 15 राउंड लगाती है। कितनी लगाती है, 10 सेकंड में 15 राउंड लगाती है। तो एक राउंड लगाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 10/15। इसका मतलब है 10/15 जो है वो उसका क्या है, टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड। अगर हम इससे फॉर्मूला बेस्ड अगर चलना चाहें तो हम इस वाले फॉर्मूले में हम क्या रख दें, उसकी वैल्यू रख दें। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा 1/टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की शायद अब तुम्हें क्या वैल्यू पता चल चुकी है। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 1/10/15। अगर थोड़े बहुत ही मैथ पढ़े लिखे हो गए तो ये इसको खोपड़ी कर खड़ा कर दो, ऐसे पहुंच जाएगा। तो 15/10। इसका मतलब ये आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 1.5। अब तुम कहोगे किसी यूनिट क्या होगी, ये सिंपल ऊपर 1 है और नीचे है टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो इसकी यूनिट होगी पर सेकंड। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 1.5 पर सेकंड इसकी यूनिट है, इसलिए इसकी मतलब ये इसका रहा आंसर। तो आखिर और इसे जो हम लोग डिनोट करते हैं, हमारे पास डेफिनेशन नहीं रही, हम इसे जो डिनोट करते हैं वो सिंपल सा क्या करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं और इसे ऐसे सिंबल से हम लोग बनाते हैं। हमें लगता है कि शायद तुम्हारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी की मतलब उसका मीनिंग शायद थोड़ी बहुत तो क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार एक राउंड मतलब 1 सेकंड में वो कितने राउंड लगा रही है। इसका जो पता है तो 1.5 तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। क्योंकि यहाँ जो यहाँ सेकंड लिया है इसलिए यहाँ सेकंड लिया है। अगर हम तुमसे कह दें 1.5 पर मिनट, क्या लिख दें, पर मिनट, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया है। बस अब शायद फ्रीक्वेंसी तुम्हारे दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए क्लियर रहनी चाहिए।